हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम आचार्य शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास विस्तार से पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा आधुनिक काल गद्य साहित्य तक अध्ययन पूरा हो चुका है और अब हम आधुनिक काल के अंतर्गत काव्य खंड को पढ़ने वाले हैं, जिसको आचार्य शुक्ल ने दो धाराओं में बांटा है, एक पुरानी धारा और एक नई धारा। तो आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस पुस्तक के सभी वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं, अपना अध्ययन कर सकते हैं और अपने नोट्स वगैरह भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए आगे देखते हैं काव्यखंड को। प्रकरण 1, काव्यखंड संवत 1900 से 1925, जिसे आचार्य शुक्ल ने पुरानी धारा के अंतर्गत रखा है। गद्य के आविर्भाव और विकास काल से लेकर अब तक कविता की वह परंपरा भी चलती आ रही है जिसका वर्णन भक्तिकाल और रीतिकाल के भीतर हुआ। कविता की वह परंपरा भी चली आ रही है अभी तक जिसका वर्णन भक्तिकाल और रीतिकाल के भीतर हुआ है। भक्ति भाव के भजनों, राजवंश के ऐतिहासिक चरित काव्यों, अलंकार और नायिका भेद के ग्रंथों तथा श्रृंगार और वीर रस के कवित्त, सवैयों और दोहों की रचना बराबर होती आ रही है। नगरों के अतिरिक्त हमारे ग्रामों में भी न जाने कितने बहुत अच्छे कवि पुरानी परिपाटी के मिलेंगे। भक्तिभाव के भजन भी, राजवंश के ऐतिहासिक चरित काव्य, अलंकार और नायिका भेद ग्रंथों, श्रृंगार और वीर रस के कवित्त, सवैया, दोहा, इन सब की रचना बराबर होती आ रही है। नगरों के अतिरिक्त हमारे ग्रामों में भी, नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी न जाने कितने बहुत अच्छे कवि पुरानी परिपाटी के मिलेंगे। नगरों में तो मिलेंगे, इसके अतिरिक्त गांवों में भी पुरानी परिपाटी के बहुत अच्छे कवि मिलेंगे। ब्रज भाषा काव्य की परंपरा गुजरात से लेकर बिहार तक और कुमायूं गढ़वाल से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक बराबर चलती आई है। ब्रज भाषा काव्य की जो परंपरा थी वह गुजरात से लेकर बिहार तक और कुमायूं गढ़वाल से लेकर दक्षिण भारत की सीमा तक बराबर चलती आई है। कश्मीर के किसी ग्राम के रहने वाले ब्रजभाषा के एक कवि का परिचय हमें जम्मू में किसी महाशय ने दिया था और शायद उनके 2-1 सवैया भी सुनाए थे। इससे ये स्पष्ट है कि ब्रजभाषा की जो परंपरा है वह कश्मीर से दक्षिण भारत तक इसकी परंपरा कहीं ना कहीं मिल ही जाती थी। गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार भोलाराम ब्रजभाषा के बहुत अच्छे कवि थे। गढ़वाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे भोलाराम, जो कि ब्रजभाषा के बहुत अच्छे कवि थे, जिन्होंने गढ़वाल के 52 राजाओं का वर्णन दोहा चौपाइयों में किया है। जिन्होंने अपने गढ़ राजवंश काव्य में, इनका काव्य है जिसका शीर्षक है गढ़ राजवंश, इसमें गढ़वाल के 52 राजाओं का वर्णन दोहा चौपाई शैली में किया है। वे श्रीनगर के राजा प्रद्युम्न शाह के समय में थे। जो श्रीनगर के राजा थे प्रद्युम्न शाह, उनके समय में ये वर्तमान थे। कुमायूं गढ़वाल पर जब नेपाल का अधिकार हुआ तब नेपाली सूबेदार हस्तिदल चौतरिया के अनुरोध से इन्होंने उक्त काव्य लिखा। जब कुमायूं गढ़वाल पर नेपाल का अधिकार हुआ तब नेपाली सूबेदार के कहने पर इन्होंने इस काव्य को लिखा। भोलाराम का जन्म 1817 में और मृत्यु 1890 में हुई। उन्होंने अपने ग्रंथ में बहुत सी घटनाओं का आंखों देखा वर्णन लिखा है। भोलाराम का जन्म 1817 में और मृत्यु 1890 में हुई और इन्होंने अपने इस काव्य ग्रंथ में बहुत सी आंखों देखी घटनाओं का भी वर्णन किया है। इससे उसका ऐतिहासिक मूल्य भी है, इसका ऐतिहासिक मूल्य भी है क्योंकि इसमें आंखों देखी घटनाएं भी वर्णित हैं। ब्रजभाषा काव्य के कुछ प्रसिद्ध कवियों और उनकी रचनाओं का उल्लेख नीचे किया जाता है। ब्रजभाषा काव्य परंपरा के जो कुछ प्रसिद्ध कवि चले आ रहे थे उनका और उनकी रचनाओं का यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने वर्णन किया है। सेवक, ये असनी वाले ठाकुर कवि के पौत्र थे। ठाकुर कवि जिनको हम पहले रीतिकाल में पढ़ आए हैं, उन्हीं असनी वाले ठाकुर कवि के ये पौत्र थे और काशी के रईस बाबू देवकी नंदन के प्रपौत्र बाबू हरिशंकर के आश्रय में रहते थे। ये काशी के रईस बाबू देवकी नंदन के प्रपौत्र, जिनका नाम हरिशंकर था, उनके आश्रय में रहते थे। ये ब्रजभाषा के अच्छे कवि थे। इन्होंने वाग विलास नाम का एक बड़ा ग्रंथ नायिका भेद का बनाया।
सेवक ने वाग विलास नामक एक नायिका भेद ग्रंथ बनाया। इसके अतिरिक्त बरवा छंद में एक छोटा नक्शिक भी लिखा। बरवा छंद में इन्होंने एक छोटा नक्शिक भी लिखा। इनके सवैये सर्वसाधारण में प्रचलित हो गए थे। कवि सेवक बूढ़े भये तो कहा, पहनोज है मौज मनोज ही की। ये इनके विषय में कहा जाता था। कुछ बुढ़े रसिक अब तक कहते सुने जाते हैं। कुछ बुढ़े रसिक इस प्रकार की पंक्ति अभी भी कहते सुने जाते हैं, अभी भी, अर्थात जब आचार्य शुक्ल लिख रहे थे। इनका जन्म संवत 1872 में और मृत्यु संवत 1938 में हुई थी। सेवक कवि का जन्म 1872 संवत में और मृत्यु 1938 में हुई थी। महाराज रघुराज सिंह रीवा नरेश, इनका जन्म संवत 1880 और मृत्यु संवत 1936 में हुई थी। महाराज रघुराज सिंह रीवा नरेश, इनका जन्म संवत 1880 में और मृत्यु संवत 1936 में हुई। इन्होंने भक्ति और श्रृंगार के बहुत ग्रंथ रचे। इन्होंने भक्ति और श्रृंगार के बहुत से ग्रंथ रचे। इनका राम स्वयंवर संवत 1926 नामक वर्णनात्मक प्रबंध काव्य बहुत ही प्रसिद्ध है। इनका राम स्वयंवर नाम का वर्णनात्मक प्रबंध काव्य बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसमें अनेक छंदों में सीताराम के विवाह का बहुत ही विस्तृत वर्णन है। जिसमें सीताराम के विवाह का बहुत ही विस्तृत वर्णन है राम स्वयंवर नामक इनकी रचना में, जो इन्होंने 1926 संवत में रची थी। वर्णनों में इन्होंने वस्तुओं की गिनती, राजसी ठाट बाट, घोड़ों हाथियों के भेद आदि गिनाने वाली प्रणाली का खूब अवलंबन किया है। राम स्वयंवर के अतिरिक्त रुक्मिणी परिचय, आनंदाम्बुनिधि, रामाष्टयाम इत्यादि इनके लिखे बहुत से अच्छे ग्रंथ हैं। महाराज रघुराज सिंह के लिखे कौन कौन से ग्रंथ हैं? रुक्मिणी परिणय, आनंदाम्बुनिधि, रामाष्टयाम, ये इनके ग्रंथ हैं। सरदार, ये काशी नरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह के आश्रित थे। ये काशी नरेश थे महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह, उनके ये आश्रित थे। इनका कविता काल संवत 1902 से 1940 तक कहा जा सकता है। ये बहुत ही सिद्धहस्त और साहित्य मर्मज्ञ कवि थे। साहित्य सरसी, वाग विलास, षट ऋतु, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण, श्रृंगार संग्रह, राम रत्नाकर, साहित्य सुधाकर, रामलीला प्रकाश इत्यादि कई मनोहर काव्य ग्रंथ इन्होंने रचे। ये इनके ग्रंथों के नाम आचार्य शुक्ल ने दिए हैं। इतने ग्रंथ सरदार कवि द्वारा रचित हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने हिंदी के प्राचीन काव्यों पर बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी हैं। इन्होंने जो हिंदी के प्राचीन काव्य हैं उन पर बड़ी बड़ी टीकाएं भी लिखी हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, सूर के दृष्टिकूट और बिहारी सतसई पर बहुत अच्छी टीकाएं इनकी हैं। इन्होंने कवि प्रिया, रसिक प्रिया और सूर के जो दृष्टिकूट पद हैं, बिहारी सतसई पर भी इन्होंने बहुत अच्छी टीका लिखी है। तो इन सब पर इन्होंने बड़ी अच्छी टीकाएं लिखी हैं। बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही, बाबा रघुनाथ दास राम स्नेही, ये अयोध्या के एक साधु थे और अपने समय के बड़े भारी महात्मा माने जाते थे। ये अयोध्या के एक साधु थे और अपने समय के बड़े भारी महात्मा माने जाते थे। संवत 1911 में इन्होंने विश्राम सागर नामक एक बड़ा ग्रंथ बनाया, जिसमें अनेक पुराणों की कथाएं संक्षेप में दी गई थी। इनका जो विश्राम सागर नामक ग्रंथ है, इसमें पुराणों की कथाएं संक्षेप में दी गई थी। भक्तजन इस ग्रंथ का बड़ा आदर करते हैं। विश्राम सागर नामक जो ग्रंथ इन्होंने संवत 1911 में बनाया। ललित किशोरी, इनका नाम शाह कुंदनलाल था। ये लखनऊ के समृद्ध वैश्य घराने में उत्पन्न हुए थे। इनका नाम, असली नाम क्या था? शाह कुंदनलाल। ये लखनऊ के एक समृद्ध वैश्य घराने में उत्पन्न हुए थे। पीछे वृंदावन में जाकर एक विरक्त भक्त की भांति रहने लगे और बाद में ये वृंदावन चले गए, जहाँ ये एक विरक्त भक्त की तरह ही रहने लगे थे। इन्होंने भक्ति और प्रेम संबंधी बहुत से पद और गजलें बनाई हैं। कविता काल संवत 1913 से 1930 तक समझना चाहिए। इनका कविता काल 1913 से 1930 संवत तक था। वृंदावन का प्रसिद्ध शाह जी का मंदिर इन्हीं का बनवाया है। जो वृंदावन में प्रसिद्ध शाह जी का मंदिर है वो इन्हीं का बनवाया हुआ है। राजा लक्ष्मण सिंह, ये हिंदी के गद्य प्रवर्तकों में हैं। इनका उल्लेख गद्य के विकास के प्रकरण में हो चुका है। ये हिंदी के गद्य प्रवर्तकों में आते हैं, जिनको हम पहले पढ़ चुके हैं। इनका उल्लेख गद्य के विकास के प्रकरण में हो चुका है।
इनकी ब्रजभाषा की कविता भी बड़ी मधुर और सरस होती थी। इनकी जो ब्रजभाषा की कविता होती थी वो भी बड़ी मधुर और सरस होती थी। ब्रजभाषा की सहज मिठास इनकी वाणी से टपकी पड़ती है। इनके शकुंतला के पहले अनुवाद में तो पद्य न था, पर पीछे जो संस्करण इन्होंने निकाला उसमें मूल श्लोकों के स्थान पर पद्य रखे गए। इन्होंने जो शकुंतला का अनुवाद किया है, तो शकुंतला के इनके जो पहला अनुवाद था उसमें इन्होंने पद नहीं रखे थे, पर जब उसका दूसरा संस्करण इन्होंने निकाला तो मूल जो श्लोक थे उनके स्थान पर इन्होंने पद रखे हैं। ये पद बड़े ही सरस हुए। इसके उपरांत संवत 1938 और 1940 के बीच इन्होंने मेघदूत का बड़ा ही ललित और मनोहर अनुवाद निकाला। इसके बाद इन्होंने मेघदूत का भी अनुवाद किया। मेघदूत जैसे मनोहर काव्य के लिए ऐसा ही अनुवादक होना चाहिए था। अनुवाद के सवैये बहुत ही ललित और सुंदर हैं। जहाँ चौपाई दोहे आए हैं वे स्थल उतने सरस नहीं हैं। अनुवाद के सवैये में जहाँ पर इन्होंने अनुवाद किया है वो बहुत ही सुंदर है। जहाँ चौपाई दोहे आए हैं वे उतने सरस नहीं हो पाए हैं जितने कि सवैये। लच्छीराम ब्रह्मा भट्ट, इनका जन्म संवत 1898 में अमोड़ा जिला बस्ती में हुआ था। ये कुछ दिन अयोध्या नरेश महाराज मान सिंह प्रसिद्ध कवि द्विजदेव के यहाँ रहे। ये लच्छीराम ब्रह्मा भट्ट, इनका जन्म 1898 में हुआ था। ये अयोध्या नरेश महाराज मान सिंह जो थे, जो कवि द्विजदेव के नाम से प्रसिद्ध थे, उनके यहाँ रहे। पीछे बस्ती के राजा शीतला बख्श सिंह से, जो एक अच्छे कवि थे, बहुत सी भूमि पाई। बस्ती के राजा से इन्होंने बहुत सी भूमि पाई। दरभंगा, पुरनिया आदि अनेक राजधानियों में इनका सम्मान हुआ। प्रत्येक सम्मान करने वाले राजा के नाम पर इन्होंने कुछ न कुछ रचना की, और जिस राजा ने इनका सम्मान किया उस प्रत्येक राजा पर इन्होंने कुछ न कुछ रचना की। जैसे मान सिंहाष्टक मान सिंह पर, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर राजा बस्ती के नाम पर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर दरभंगा नरेश के नाम पर, रावणेश्वर कल्पतरु गिद्धौर नरेश के नाम पर, कमलानंद कल्पतरु पुरनिया के राजा के नाम पर, जो हिंदी के अच्छे कवि और लेखक थे, इत्यादि। इस प्रकार इन्होंने जिन जिन राजाओं ने सम्मान किया उन पर सब पर इन्होंने कुछ न कुछ रचनाएं की। इन्होंने अनेक रसों पर कविता की है। समस्या पूर्तियां भी बहुत जल्दी करते थे, और ये समस्या पूर्तियां भी बहुत जल्दी करते थे। वर्तमान काल में ब्रजभाषा की पुरानी परिपाटी पर कविता करने वालों में ये बहुत प्रसिद्ध हैं। जो पुरानी परिपाटी पर ब्रजभाषा में कविता करने वाले हैं उनमें ये बहुत प्रसिद्ध थे। गोविंद गिल्ला भाई, कोई समय था जब गुजरात में ब्रजभाषा की कविता का बहुत प्रचार था। एक समय था जब गुजरात में ब्रजभाषा की कविता का बहुत प्रचार था। अब भी इसका चलन वैष्णवों में बहुत कुछ है। अभी भी वैष्णवों में इस प्रकार की कविता का चलन बहुत कुछ है। गोविंद गिल्ला भाई का जन्म संवत 1905 में भावनगर रियासत के अंतर्गत सीहोर नामक स्थान में हुआ था। इनका जन्म भावनगर रियासत के अंतर्गत सीहोर नामक स्थान आता है, वहां पर हुआ था संवत 1905 में। इनके पास ब्रजभाषा के काव्यों का बड़ा अच्छा संग्रह था। भूषण का एक बहुत शुद्ध संस्करण इन्होंने निकाला। भूषण का एक बहुत ही शुद्ध संस्करण इन्होंने निकाला था। ब्रजभाषा की कविता इनकी बहुत ही सुंदर और पुराने कवियों के टक्कर की होती थी। ब्रजभाषा की इनकी कविता बहुत सुंदर होती थी, जैसे कि पुराने कवि लिखा करते थे। इन्होंने बहुत सी काव्य की पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं। इन्होंने भी काव्य की बहुत सी पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं: नीति विनोद, श्रृंगार सरोजनी, षट ऋतु, पावस पयोनिधि, समस्या पूर्ति प्रदीप, वक्रोक्ति विनोद, श्लेष चंद्रिका, प्रारब्ध पचासा, प्रवीण सागर। इस प्रकार की इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। नवनीत चौबे, पुरानी परिपाटी के आधुनिक कवियों में चौबे जी की बहुत ख्याति रही है। ये मथुरा के रहने वाले थे। इनका जन्म संवत 1915 और मृत्यु 1989 में हुई। ये पुरानी परिपाटी के आधुनिक कवियों में बहुत ही ख्याति प्राप्त रहे हैं। इनका जन्म संवत 1915 और मृत्यु 1989 में हुई, और ये मथुरा के रहने वाले थे। यहाँ तक संक्षेप में उन कवियों का उल्लेख हुआ जिन्होंने केवल पुरानी परिपाटी पर कविता की है। यहाँ पर केवल वे कवि दिए आचार्य शुक्ल ने जिन्होंने केवल पुरानी परिपाटी पर रचना की थी। आगे
अब उन लोगों का समय आता है जिन्होंने एक ओर तो हिंदी साहित्य की नवीन गति के प्रवर्तन में योग दिया, दूसरी ओर पुरानी परिपाटी की कविता के साथ भी अपना पूरा संबंध बनाए रखा। अब उन लोगों की बारी आती है जिन्होंने पुरानी परिपाटी पर तो कविता की ही, साथ ही साथ जो साहित्य की नवीन गति थी उसके भी प्रवर्तन में अपना, उसको भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ऐसे लोगों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, उपाध्याय पंडित बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, पंडित अंबिका दत्त व्यास और बाबू रामकृष्ण वर्मा मुख्य हैं। ऐसे कवियों में ये नाम मुख्य रूप से आते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी, जिस प्रकार इन्होंने हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसको सुधारा, उसी प्रकार इन्होंने काव्य की ब्रजभाषा का भी परिष्कार किया। उन्होंने देखा कि बहुत से शब्द जिन्हें बोलचाल से उठे कई सौ वर्ष हो गए थे, कवित्तों और सवैयों में बराबर लाए जाते हैं। ऐसे शब्द जो बोलचाल की भाषा से बहुत साल पहले ही जा चुके थे, अब वो प्रयोग में नहीं लाए जाते, परंतु जब रचना की जाती है तो कवित्तों और सवैयों में बराबर प्रयोग किए जाते हैं। इसके कारण कविता जनसाधारण की भाषा से दूर पड़ती जाती है। तो जनसाधारण की जो भाषा है उससे ऐसी कविता दूर हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार के शब्द उसमें प्रयोग किए जाते हैं जो जनसाधारण में प्रचलित नहीं है और वो जनसाधारण को समझ भी नहीं आते। बहुत से शब्द तो प्राकृत और अपभ्रंश काल की परंपरा के स्मारक के रूप में ही बने हुए थे। बहुत से तो ऐसे शब्द थे जो अपभ्रंश काल की परंपरा के स्मारक के रूप में प्रचलित थे, अभी तक वो चलते चले आ रहे थे, जो अपभ्रंश काल के थे। चक्कव, भुवाल, ठायो, दीह, ऊनो, लोय आदि के कारण बहुत से लोग ब्रज भाषा की कविता से किनारा खींचने लगे थे। दूसरा दोष जो बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद को पहुंच गया था, ये शब्दों के तोड़ मरोड़ और गढ़ंत के शब्दों का प्रयोग था। एक जो दोष था भाषा में वो क्या था? शब्दों को तोड़ने मरोड़ने का। ये बढ़ते बढ़ते बहुत बुरी हद तक पहुंच गया था। उन्होंने ऐसे शब्दों को भरसक अपनी कविता से दूर रखा और अपने रसीले सवैये में जहां तक हो सका बोलचाल की ब्रजभाषा का व्यवहार किया। ऐसे शब्दों को उन्होंने दूर रखा कि जो प्रचलन में नहीं थे या जो तोड़ मरोड़ कर बनाए गए थे। उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो बोलचाल की भाषा थी और जनसाधारण जिसको समझ सकने में सक्षम था। अपने रसीले सवैयों में उन्होंने इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया। इसी से उनके जीवन काल में ही उनके सवैये चारों ओर सुनाई देने लगे। इसी से उनके जीवन काल में उनके सवैये चारों ओर सुनाई देने लगे, उनकी ख्याति फैलने लगी। अब आइए देखते हैं पंडित अंबिका दत्त व्यास। भारतेंदु जी ने कवि समाज भी स्थापित किए थे, जिनमें समस्या पूर्तियां बराबर हुआ करती थी। दूर दूर से कवि लोग आकर उसमें सम्मिलित हुआ करते थे। पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपनी प्रतिभा पहले ऐसे ही कवि समाज के बीच समस्या पूर्ति करके दिखाया था, समस्या पूर्ति करके दिखाई थी। अंबिका दत्त व्यास जी ने भी जो कवि समाज बनाए जाते थे उन्हीं में पहले अपनी प्रतिभा दिखाई थी समस्या पूर्ति के माध्यम से। भारतेंदु के श्रृंगार रस के कवित्त सवैये बड़े ही सरस मर्मस्पर्शी होते थे। जो भारतेंदु के श्रृंगार रस के कवित्त सवैये होते थे वो बड़े सरस और मर्मस्पर्शी होते थे। प्रिय प्यारे तिहारे निहारे बिना दुखियां अखियां नहीं मानत हैं, मरे हूं पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी आदि उक्तियों का रसिक समाज में बड़ा आदर रहा है। इस प्रकार इनकी उक्तियों का रसिक समाज में बड़ा आदर रहा है। उनके श्रृंगार रस के कवित्त सवैयों का संग्रह प्रेम माधुरी में मिलेगा। कवित्त सवैयों के बहुत अधिक भक्ति और श्रृंगार के पद और गाने उन्होंने बनाए, जो प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका, प्रेम प्रलाप आदि पुस्तकों में संग्रहित हैं। भारतेंदु जी के उनकी अधिकतर कविता कृष्ण भक्त कवियों के अनुकरण पर रचे पदों के रूप में ही रही है। प्रेम फुलवारी, प्रेम मालिका और प्रेम प्रलाप में श्रृंगार के पद और गाने इनके संग्रहित हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र। मिश्र जी समस्या पूर्ति और पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता बहुत अच्छी करते थे। मिश्र जी श्रृंगारी कविता भी बहुत अच्छी करते थे और समस्या पूर्ति भी। कानपुर के रसिक समाज में वे बड़े उत्साह से अपनी पूर्तियां सुनाया करते थे। देखिए पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ की कैसी अच्छी पूर्ति उन्होंने की थी। पपीहा जब पूछी है पीव कहाँ, ये समस्या जब दी गई तो उसकी पूर्ति उन्होंने किस प्रकार से की।
बनी बैठी है मान की मूरत, इसी मुख खोलत बोले न नाही नहा। तुम ही मनुहारी के हारी परे, सखियान की कौन चलाई तहाँ। बरखा है प्रताप जो धीर धरो, अब लो मन को समुझायो जहाँ। यह बयारी तबै बदलेगी, कछु पपिहा जब पूछे है पीव कहाँ। तो इस प्रकार इन्होंने समस्या पूर्ति की थी। प्रताप नारायण जी कैसे मनमौजी आदमी थे यह कहा जा चुका है। लावनीबाजों के बीच बैठकर वे लावनियां बना बना कर भी गाया करते थे। प्रताप नारायण जी का स्वभाव मनमौजी प्रकार का स्वभाव था, तो ये लावनीबाजों के बीच में बैठकर लावनियां भी बना बना कर गाया करते थे। ये पंक्तियां पूछी जा सकती है, तो ये प्रताप नारायण मिश्र जी की समस्या पूर्ति है। उपाध्याय बद्री नारायण प्रेमघन जी। प्रेमघन जी भी इस प्रकार की पुरानी कविता किया करते थे। वे भी पुरानी कविता किया करते थे। चर्चा चलिबे की चलाई ये ना, वो लेकर बनाया हुआ उनका यह अनुप्रासपूर्ण सवैया देखिए। अब इन्होंने जिस प्रकार मिश्र जी ने ये समस्या पूर्ति की थी, उसी प्रकार चर्चा चलिबे की चलाइए ना पर इन्होंने सवैया लिखा है। बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए ते त्याग तपाइए ना। दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाए प्रेम अहो, बिथा बारी वृथा बरसाइए ना। चित चैत की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलिबे की चलाइए ना। चौधरी साहब ने भी सर्वसाधारण में प्रचलित कजली, होली आदि गाने की चीजें बहुत बनाई हैं। चौधरी साहब ने सर्वसाधारण में जो कजली, होली इत्यादि गाने प्रचलित थे, इस प्रकार के इन्होंने भी लिखे हैं। कजली कादम्बिनी में उनकी बनाई कजलियों का संग्रह है। कजली कादम्बिनी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की रचना है, जो कि उनके द्वारा बनाई हुई कजलियों का संग्रह है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कजली कादम्बिनी किसकी रचना है। ठाकुर जगमोहन सिंह। ठाकुर साहब के सवैये भी बहुत सरस होते थे। उनके श्रृंगारी कवित सवैयों को संग्रह कई पुस्तकों में है। इनके सवैये भी बहुत अच्छे और सरस हुआ करते थे और इनके श्रृंगारी कवित सवैयों का संग्रह कई पुस्तकों में है। ठाकुर साहब ने कवित सवैयों में मेघदूत का भी बहुत सरल अनुवाद किया है। इन्होंने भी मेघदूत का अनुवाद किया है, जिस प्रकार लक्ष्मण सिंह ने किया। उनकी श्रृंगारी कविताएं श्यामा से ही संबंध रखती हैं और प्रेम संपत्ति लता संवत 1885, श्यामलता और श्यामा सरोजनी संवत 86 में संग्रहित हैं। इनकी कविताएं श्यामा से ही संबंध रखती हैं। प्रेम संपत्ति लता 85 में, श्यामा लता और श्यामा सरोजनी संवत 86 में संग्रहित हैं। प्रेम संपत्ति लता का एक सवैया दिया जाता है। प्रेम संपत्ति लता जो उनकी रचना है, उससे यहाँ पर एक सवैया उद्धृत किया है आचार्य शुक्ल ने। अब यूं उर आवत है सजनी, मिल जाऊं गरे लगी कै छतियां। मन की करी भांति अनेकन ओ, मिल कीजिए री रस की बतियां। हम हारी अरी करी कोटि उपाय, लिखी बहुनेह भरी पतियां। जगमोहन मोहन मूरत के बिना, कैसे कटे दुख की रतियां। पंडित अंबिका दत्त व्यास और बाबू रामकृष्ण वर्मा के उत्साह से ही काशी कवि समाज चलता रहा। उसमें दूर दूर के कविजन भी कभी कभी आ जाया करते थे। समस्या कभी कभी बहुत टेढ़ी दी जाती थी, जैसे सूरज देख सके नहीं घुघु, मोम के मंदिर माखन के मुंह बैठे हुतासन आसन मारे। उक्त दोनों समस्याओं की पूर्ति व्यास जी ने बड़े विलक्षण ढंग से की थी। इस प्रकार की समस्याएं दी जाती थी जिनकी पूर्ति करनी होती थी। उक्त समाज की ओर से ही शायद समस्या पूर्ति प्रकाश निकाला गया था और इसी समाज की ओर से समस्या पूर्ति प्रकाश निकाला था, जिसमें व्यास जी और बलवीर रामकृष्ण वर्मा, जिनका नाम था, की बहुत सी पूर्तियां हैं। समस्या पूर्ति प्रकाश में व्यास जी की और बलवीर रामकृष्ण वर्मा की समस्या पूर्तियां हैं। व्यास जी का बिहारी बिहार, बिहारी के सब दोहों पर कुंडलियां जो इन्होंने लिखी हैं, बिहारी बिहार शीर्षक से बहुत बड़ा इनका ग्रंथ है, पंडित अंबिका दत्त व्यास जी का, जिसमें उन्होंने बिहारी के दोहों का भाव बड़ी मार्मिकता से पल्लवित किया है। जो बिहारी के दोहों का भाव है, उसको बड़ी मार्मिकता के साथ पल्लवित किया है, निखारा है। डुमराव निवासी पंडित नक्शेदी तिवारी अजान भी इस रसिक मंडल के बड़े उत्साही कार्यकर्ता थे। वे बड़ी सुंदर कविता करते थे और पढ़ने का ढंग तो उनका बड़ा ही अनूठा था। उन्होंने मनोमंजरी आदि कई अच्छे संग्रह भी निकाले और कवियों का व्रत भी बहुत कुछ संग्रह किया। बाबू रामकृष्ण की मंडली में पंडित विजयानंद त्रिपाठी भी ब्रजभाषा की कविता बड़ी अच्छी करते थे। बाबू रामकृष्ण की जो मंडली थी, उसमें पंडित विजयानंद त्रिपाठी थे, वो भी ब्रजभाषा की कविता अच्छी किया करते थे। लाला सीताराम। इस पुरानी
धारा के भीतर लाला सीताराम बीए के पद्यानुवादों को भी लेना चाहिए। ये कविता में अपना भूप उपनाम रखते थे। कविताओं में अपना नाम भूप रखते थे ये लाला सीताराम बीए। यहाँ से आपका ये क्वेश्चन बनता है कि भूप उपनाम कविताओं में कौन अपनाता था? भूप उपनाम किसका था? तो ये भूप उपनाम था लाला सीताराम बीए का। रघुवंश का अनुवाद इन्होंने दोहा चौपाइयों में और मेघदूत का घनाक्षरी में किया। इन्होंने भी मेघदूत का अनुवाद किया जो घनाक्षरी में है। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यद्यपि उपाध्याय जी इस समय खड़ी बोली के और आधुनिक विषयों के ही कवि प्रसिद्ध हैं, पर प्रारंभ काल में ये भी पुराने ढंग की श्रृंगारी कविता बहुत सुंदर और सरस करते थे। यद्यपि उपाध्याय जी खड़ी बोली के और आधुनिक विषयों के कवि के रूप में ही प्रसिद्ध हो गए हैं, पर प्रारंभ काल में ये भी ब्रजभाषा में श्रृंगारी कविता बहुत सुंदर किया करते थे। इनके निवास स्थान निजामाबाद में सिख संप्रदाय के महंत बाबा सुमेर सिंह जी हिंदी काव्य के बड़े प्रेमी थे। उनके यहाँ प्रायः कवि समाज एकत्र हुआ करता था, जिसमें उपाध्याय जी अपनी पूर्तियां पढ़ा करते थे बाबा सुमेर सिंह जी के यहाँ। इनका हरिऔध उपनाम उसी समय का है, उसी समय से इनको हरिऔध उपनाम मिला। इनकी पुराने ढंग की कविताएं रस कलश में संग्रहित हैं, जिसमें इन्होंने नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयत्न किया है। ये भेद रस सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते, परंतु इन्होंने रस कलश में नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयास किया है, जिसमें इनकी पुरानी कविताएं संकलित हैं। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक। इससे आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।